असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का सेकंड लास्ट पार्ट ट्राई करते हैं। आज आयशर और नूर की मेहंदी थी। दोनों का निकाह अभी कुछ देर पहले ही कर दिया गया था। ये भी आयशर की जल्दबाजी थी। उसकी फरमाइश थी कि वो मेहंदी की रस्म नूरलैन को अपने निकाह में लेने के बाद करना चाहता है। सब ने ही इत्तेफाक किया था, क्योंकि निकाह वैसे भी तो होना ही था। तो अब से ही आयशर सरशार सा अपने बालों में उंगलियां चला रहा था। नूर उसके नकाह में थी। अब जिस लड़की की एक झलक ने उसे पागल कर दिया था, अब उसकी दस्तरस में थी तो उसकी मेहर बन चुकी थी। आशिर की खुशी दीदी थी। नकाह के बाद नूरलैन को पार्लर लेकर जाया गया तो आशिर ने शुक्राने की नफल अदा करने में मस्जिद चला गया। नकाह का इंतजाम नूरलैन के घर पर किया गया था और मेहंदी का फंक्शन बड़े हाल में इंतजाम था। नूरलैन को पार्लर भेजकर सभी तैयारियों में मसरूफ थे। इफा बेगम जहाँ एक बेटे के लिए बेहद मुतमिन थी, वहीं दूसरे बेटे को सोचते हुए आंखें बढ़ाई थी जब अफराल साहब ने उन्हें सीने से लगाते हुए तसल्ली दी। आखिर माँ थी, कैसे बेटे को हुस्से दूर करती, वो कितना भी गल था। सारी तैयारियां मुकम्मल थी। नूरलैन के बाबा भी बेटी को हुस्से जुदा करने पर बेहद मुस्तरब थे। जिस बेटी को बचपन से अब तक अपने सीने से लगाकर पाला, आज वही पराई हो गई थी। आशिर जब वापस आया तो रेडी होकर सीधा हॉल में पहुंचा, जहां उन सबका पुरतपाक इस्तकबाल किया। आशिर लेमन कुर्ते और व्हाइट पजामे में गले में पटका डाले हुए इस वक्त अपनी शानदार पर्सनैलिटी से मोहर पर छाया हुआ लग रहा था। सभी नूरलैंड की किस्मत पर रश कर रहे थे, जिसे इस कदर शानदार पुरवकार शख्सियत का हामिल शख्स मिला। आशिर को स्टेज पर लेकर जाया बिठाया गया। सब लड़के लड़कियां भंगड़ा डाल रहे थे। कुछ आशिर को नूरलैंड के हवाले से छेड़ रहे थे। आशिर मुस्कुराते हुए इन सब की बातों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। दिल अलग ही लेव पर दरक रहा था। आज मोहब्बत को पा लेने की सरशारी रूम रूम में सरवर की सी कैफियत बरपा कर थी। सब दोस्त उसका रिकॉर्ड लगाने में मसरूफ थे। जब दुल्हन आगे का शोर उठा, आशिक का हाथ बेसाथ अपने दिल पर गया, जो इस वक्त तेजी से दरक रहा था। आशिक की निगाह जो ही एंट्रेंस से आते हुए नूर लंबा पड़ी, वो साकसा उसके दिलकश रूम में खोसा गया। पलकें झपकने से इनकारी थी। नूरलैंड इस वक्त ऑरेंज स्टार्टर और जामनी कुर्ती में मलबूस फूलों का जेवर पहने, सर पर खूबसूरती से सटकी हुए सतरंगी आंचल वो आसमान से उतर हुई कोई हूरी लग रही थी। नूरलैंड को बिल्कुल ही लाइट सा तैयार किया गया था, पर इसमें भी वो आशिर सुल्तान के दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। आशिर की नजरों का इर्तिकाज था कि एन इसी वक्त नूर ने भी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा था, जो उससे ही नहा रहा था। आशिर की आंखों से छलकती हुई चाहत से नूरलैंड मुकाबला न कर सकी और नजर झुका गई। नूर का हर बढ़ता कदम आशिक के दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था। गोया ये एक हसीन हवाब था जिसकी ताबीर रब ने बेहतरीन अता की थी। नूरलैन स्टेज के करीब चलती हुई आई तो आशिर ने अपना हाथ आगे किया था। सबने तेज होटिंग की। आशिर के अंदाज पर नूरलैन ने झिझकते हुए अपना हाथ मेहंदी से सजाया हुआ हाथ आशिर के हाथ पर रखा था। उसके साथ ही बड़ी शान से बर्जमान हुई। जो भी दोनों को साथ देखता, सबके मुंह से बेसाता माशाल्लाह निकल रहा था। और दोनों की जोड़ी बेहद कमाल लग गई थी। उनके पहले में सजी नाजुक सी दुल्हन आशिर का चैन व करार लूट रही थी। नूरलैन उसके इस कदर करीब बैठने पर सांसें तक रोक गई। आशिर की अगली हरकत ने इस पल में सुलह किया था। वही नूरलैन का दिल चाह के शर्म से डूब मरे। आशिर सुल्तान बड़े हक से उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में थामता, अपने हाथों की उंगलियां नूरलैन की उंगलियों में उलझा चुका था। नूरलैन ने झटके से सर उठाकर उसकी जन्म देखा था, जो सबसे बेनियाज बना सामने भंगड़ा डालते हुए अपने दोस्तों को देख रहा था। नूरलैन कई बार अपना हाथ उसके गिर से निकालने की कोशिश कर चुकी थी, पर जितनी वो मजम्मत करती, आशिर मुस्कुराते हुए मजीद दबाव बढ़ा देता। नूरलैन का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या था ये शब्द? उसने कब उम्मीद की थी कि आशिर सुल्तान इस तरह सरेआम बेबाकी की, पर वो शायद भूल गई थी कि सुल्तान मोहब्बत के मामले में काफी फराहदिल साबित हुए थे। पहले आबिद सुल्तान अपनी मोहब्बत की हालत दुनिया को भुला चुका था, और अब आशिर सुल्तान जरा देर में नूरलैन की दुनिया हिला चुका था। नूरलैन को बारी बारी से अपने हल्दी लगाई। शफकत साहब तो बेटी के उस रूप को देखकर अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोक पाए थे। जान अजीज बेटी कब बड़ी हुई पता ही ना चला। आज ये मासूम सी चिड़िया हमेशा के लिए इस आंगन को बेगाना कर चुकी थी। माँ बाप कैसे अपना कलेजा अपनी बेटी सौंप देते, आज ये दर्द उन्हें अपने सीने में महसूस हो रहा था। इफत बेगम भी हंजा और आशा को याद करते हुए रंजीदा थी। उन्होंने रस्म की और नूरलैन की भलाई लेते हुए उसे खूब दुआओं से नवाजा। नूरलैन की उनकी इस कदर उल्फत पर झिम से गई थी। वो तो पहले ही इफत बेगम के शाइस्ता लहजे की असीर थे, जिसमें हर किसी के लिए मिठाई शामिल होते थे। नूरलैन इस वक्त खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी, जिसे इतनी चाहने वाली फैमिली मिली, और इससे ज्यादा वो खुश अपने वालिदैन के चेहरों पर झलकती हुई पुरस्कुर मुस्कुराहट देकर थी। आबिद आज काफी दिनों बाद क्लब आया था। उसने बड़ी मुश्किल से आयल को यहाँ आने से के लिए मनाया था। अब वो स्टिक के सहारे चल रहा था। चारों तरफ लगी हुई डिम लाइट्स ने उसे सामने नजर के मंजर से हटाने पर मजबूर कर दिया था। जहाँ लड़कियां बेबाकी की सारी हदूद खत्म करके नामहरम मर्दों की बाहों का हार बनी हुई थी। खैर यहाँ पर सब तो ये नॉर्मल था। जी बच्चे, हो गई मेरी बेटी तैयार?
नूर की वालदा कमरे में दाखिल होते हुए वहां मौजूद ब्यूटिशियन से पूछने लगी, लेकिन जैसे ही आईने में नजर आते हुए नूर के अक्स पर नजर पड़ी तो बेसाता मुझसे माशाल्लाह निकला। नूर ने पहली मरतबा इतना हैवी मेकअप, जेवर कपड़े वगैरह पहने थे जिस वजह से वो थोड़ी उलझी हुई भी लग रही थी, लेकिन कोई भी उसे देखता तो उसे आसमान से उतरी हुई परी का गुमान होता जो अपने पर परिस्तान से यहाँ किसी हवाबों की ताबीर बनकर आए थे और जो सिर्फ और सिर्फ आशिर सुल्तान की परी थी उसके लिए बनाई गई थी। नूर खुद को आईने में देखती हुई पल बार को ठटक गई थी। इस कदर हसीन तो वो कभी ना लगी थी। वो भी हैरत ज़दा सी गई थी कि क्योंकि वो लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। स्मोकी आइज, हैवी मेकअप ने उसकी नैन नकुश को मजीद खूबसूरत अंदाज में निखार दिया था। काजल से लबरेज आंखें और नरम और मुलायम गल पर मौजूद गुलाबीपन उसके दुल्हन पर चार चांद लगा रहा था। खूबसूरती से तराशे हुए होंठ इस पर ब्लैक रेड कलर की लिपस्टिक से सजे क़यामत का नजारा पेश कर रहे थे। नाजुक से गर्दन में बाई नेकलेस और छोटी सी नाक में मौजूद नथली जो बार बार होंठों को छूने की गुस्ताखी कर रही थी। नीज वो हर तरह से इस वक्त सराय जाने की काबिल थी। हमेशा सादा सी रहने वाली नूर पर दुल्हन बनते हुए अनोखा सा रूप चढ़ा था। ब्यूटिशियन उसका मेकअप करते हुए खुद भी काफी खुश नजर आ रहे थे। उसका कहना था कि उसने इतनी हसीन दुल्हन आज से पहले कभी नहीं देखी। ये बेटियां भी इतनी जल्दी क्यों बड़ी हो जाती हैं, कब पढ़ाई हो जाए पता ही नहीं चलता। नूर की वालदा ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा और उनकी बात पर नूर भी रोने के करीब थी जब वहां पर एक बच्चे ने आकर बारात आने का बताया, जिस पर नूर की वालदा आंसू साफ करते हुए नूर की पेशानी पर बोसा देती हुई नीचे की जानिब बढ़ गई थी जहां आशिर और मेहमानों का इस्तकबाल करना था। पीछे नूर खुद को संभालते हुए आने वाले लम्हात का सोचने लगे। बारात का इस्तकबाल बहुत ज्यादा पुरजोश अंदाज में हुआ। आशिर ब्लैक कलर की शेरवानी में मलबूस किसी रियासत का शहजादा लग रहा था और चेहरे पर खुशी के असरात मरतब थे, जैसे दुनिया जहां की सारी खुशियां मिल गई हो। नूर उसकी जिंदगी में आने वाली वो पहली लड़की थी जिसे आशा ने अपने शरीके हयात के तौर पर चुना, वरना वो लड़कियों से दूर भागने वाला शख्स था। शफकत साहब ने भी आगे बढ़कर आशा को गले लगाया और आशा के गले में फूलों का हार पहनाया। साहब बहुत ही गर्मजोशी से दूसरे से मिल रहे थे, पर इस सब में आशा ने अपनी आधी फैमिली को बहुत ही मिस किया था जो आज आपस की एक गलती की वजह से उनसे दूर हो गई थी। कितने पाल थे हिंसा की उसकी शादी को लेकर, कितने प्लान्स थे हिंसा की उसकी शादी को लेकर, सब कुछ हाक हो गया था। हिंसा तो सबसे बेगानी हो गई थी। शिवकत साहब ने दोबारा पूरी बारात के सामने निकाह कराने की हवाइश का इजहार किया तो सबने खुशदिली से इसकी बात का मान रखते हुए हामी भरी। अफराज साहब को भला क्या इतराज होना था, पर इस मौके पर उन्हें अपने बड़े भाई की कमी शिद्दत से महसूस हुई। वक्त ने भी क्या पलटा खाई थी, सारे अपने न जाने कहाँ गुम थे। आखिरकार कुछ ही देर में निकाह का शोर उठा। आशा की तरफ से कबूल अहबाब के बाद नूर की तरफ ले जाया गया। जहाज दस्तक करते वक्त नूर के हाथ कांप रहे थे, जो अमूमन हर लड़की के साथ होता है, जबकि वो पहले ही आशिर सुल्तान के नाम अपने तमाम हकूक काट चुकी थी। पर दिल की घबराहट से वो कब कपास गई थी। हर लड़की के लिए ये लम्हात अनमोल होते हैं जो अपनी जिंदगी एक ऐसे शख्स को सौंप देती है जिसे वो जानती तक ना हो। शफकत साहब ने काफी जबरदस्त इंतजाम किया था। चारों तरफ वेटर्स कुछ ना कुछ सर्विंग करने में मसरूफ थे। सब खाने में मसरूफ हो गए थे। जैसे ही आशा अपनी छा जाने वाली पर्सनालिटी से बारी कदम उठाता वह बाराती लड़कियों की तरफ आया तो नूर के कजन ने उसका रास्ता रोक लिया कि यह भी एक रस्म है। आशा ने मुस्कुराते हुए उनको देखा और थोड़ा तंग करने के बाद रस्म की, जिस पर आशा बिना किसी के सुने हुए उनकी मांग पूरी कर दी। लड़कियां खुशी से उन्हें रास्ता दे गए। आशा बेचैन से नूर का इंतजार कर रहा था। उसकी बेदाम नजरें एंट्रेंस पर थी और ये इंतजार भी ज्यादा देर न रहा जब आशा की चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट खुले। कुछ ही देर में दुल्हन को खूबसूरत की फूलों की छत के साय तले में लाया गया। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए नूर ब्लैक रेड कलर के लहंगे चोली में जिसमें नफीसा काम किया गया था और घेरदार लहंगे में मलबूस सर पर गोल्डन दुपट्टा सजाए हुए परिस्तान से अभी शहजादी लग रही थी। नूरोलैंड स्टेज पर अपने बाबा के हमरा स्टेज पर आई थी जब आशर ने नीचे उतर कर अपनी हथेली नूर के सामने फैलाई। जैसे ही नूर ने अपना कामता हुआ हाथ आशिर की मजबूत हथेली पर रखा तो पूरे हाल में हुटिंग शुरू हो गई, जिस पर नूर शर्म से सुर होती हुई सर झुका गई। सोफे पर बैठते हुए ही आशा ने नूर का हाथ अपने मजबूत हाथों में कैद करके उसके दिल की धड़कन को अलग ही ताल पर ढकाया था, जबकि नूर आशा की इतनी सी कुर्बत और मैनियत नजर से आदमोई हो रही थी। जिंदगी में इतना सब कुछ मिला था, आज वह मुकम्मल हो गई थी। आशा सुल्तान को अपने हमसफर के रूप में देखकर नूर का दिल किया कि वह अपने रब के आगे सजदा रेस हो जाए जिसने उसकी जिंदगी में हर नेमत अता की। अफराज साहब ने तमाम रस्मों के बाद शफकत साहब से रुखसती की इजाजत चाही थी, जिस पर वह कड़े दिल से नूरुल को अपने सीने से लगाए हुए बाहर लाए। वहां खड़े हर शख्स की आंख अक्ष बार थी। सब जानते थे कि शफकत साहब के लिए नूर क्या थी। दोनों बाप बेटी दूसरे के लिए जैसे सांसें थे, पर आज ये दिन भी आना था। रुखसती का शोर उठा और नूर पर एक चादर उड़ा दी गई थी। गाड़ी में बैठने से पहले नूर जब अपनी मामा से मिली तो बेसाता फुट फुट कर रो दी। वालदैन के घर को छोड़कर जाना कहाँ आसान होता है। आशा ने नूर के लिए दरवाजा खोला तो ईफा बेगम ने भी उसे सहारा देते हुए अंदर बिठाया। इस वक्त नूर की हालत बाखूबी समझ रही थी। आहर रोती हुई नूर घर में बैठकर अपना जब्त खो बैठी थी। ईफा बेगम ने उसे अपने सीने से लगाते हुए दिलासा दिया। आशिर खुद ड्राइव करता गा बेगा नूर पर भी नजर डाल रहा था जो रोने में मसरूफ थी। कुछ ही देर में गाड़ी एक खूबसूरत महलमा बंगले के सामने रुकी थी।
आशिर अपने जन्म का दरवाजा खोलता हुआ नूर के सामने अपना हाथ फैलाए खड़ा उसकी पेशे कदमी का इंतजार कर रहा था। नूर उसकी मदद से बाहर निकली और आशिर सुल्तान के हम कदम चलती हुई पैलेस के दरवाजे पर आ रुकी। इफा बेगम ने नूर के दाखिल होने से पहले थोड़ा सा तेल गिराया जो उनके यहाँ खानदानी रस्म मानी जाती थी। उन सब के बाद बड़ों के मुताबिक एक और रस्म होती जिसमें दूध में अंगूठी डालनी होती थी और जिसने पहली अंगूठी ढूंढ ली उसकी जीत थी कि वही सारी जिंदगी दूसरे पर अपना हुक्म चलाएगा। नूरलैन और आशिर ट्विस्टर सोफे पर बरजमा हुए थे जब मुलाजिम वहां पर एक खूबसूरत सा बाउल आया जिसमें दूध के साथ ही गुलाब की पंखड़ियां भी मौजूद थी। आशिर की दूर की कजन ने अंगूठी बाउल में डाली और उन्हें ढूंढने का कहा। आशिर ने नूर की तरफ देखा जो शर्म के मारे उसे ही देख नहीं रही थी। नूर, आशिर ने सरगोशी भरी आवाज में नूर का नाम लिया जिस पर नूर ने आशिर की तरफ देखा जो उसे एक आंख में कर रहा था। इस पर नूर ने हड़बड़ाकर सबकी तरफ देखा जो उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं थे। चले देखते हैं कि आमिर से कौन जीतता है, एक कजन ने पुरजोश लहजे में कहा तो उन्होंने बाउल में हाथ डाला और अंगूठी ढूंढने में मसरूफ हो गए। अचानक ही नूर को महसूस हुआ कि आशिर ने उसका हाथ पकड़ लिया है जिस पर नूर ने हल्की सी मजामत की जो कि बेकार साबित हुई। नूर ने उसकी चालाकी समझते हुए आशिर के हाथ पर बारीकी से झुटकी काटी जिस पर आशिर को कोई असर नहीं हुआ। नूर आंखों से ही इल्तजा करने लगी पर जब कोई फायदा न हुआ तो आंखों में मोटे मोटे आंसू बढ़ आए। आखिरकार आशिर ने नूर को तंग करना बंद किया क्योंकि नूर की शक्ल रोने वाली हो चुकी थी। क्या हुआ भाभी, अभी तक मिला नहीं क्या? इन कजन में से किसी एक ने शरारती अंदाज में कहा जिस पर नूर ने शर्म से शुरू होते हुए आशिर को घूरने की नाकाम कोशिश करने लगे। आशिर के हाथ छोड़ते ही नूर ने अंगूठी ढूंढ ली जो उसे फौरन मिल गई। नूर ने बाउल से हाथ बाहर निकाला तो सब कजन खुशी के मारे हुटिंग करने शुरू कर दी। आशिर ने नूर के चेहरे पर खुशी की झलक देखी। चलो अब बच्चियों, भाभी को आशिर भाई के कमरे में छोकर आओ। इफा बेगम ने नूर की थकन से चूर हालत को देखकर सभी आशिर की क्लास लगाने में बिजी थे जो कब से नूर को परेशान कर रहा था। नूर उसकी हरकत पर शर्माती लजाती अपना पहलू बचा रही थी। जो वो चालाक शख्स किसी सूरत नहीं होने दे रहा था उसकी सोच से ज्यादा शरीर साबित हुआ था। आशिर सुल्तान एक अलग ही अंदाज मोहब्बत था उसका जो नूरलैन को असीर कर रहा था। उसके हाथ थामने पर नूरलैन को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिला था। सर, वो जो इस वक्त हिंसा की तरफ देखने में मसरूफ था अपने सेक्रेटरी की आवाज पर चौंका। कहो। तस्वीर से नजर हटाते हुए उसकी तरफ देखा, कहा जबकि अब उसकी आंखों की सुर्खी को देते हुए मुकाबिल ने हलक ताड़ किया था। सर, कल आपकी जर्मनी वाले क्लाइंट से मीटिंग है। सही, तुम जाओ और अब मुझे डिस्टर्ब ना करना। सेक्रेटरी के जाते ही वो वापस अपने सबका मुशगले में मसरूफ हो गया था। हनी मेरी जान, वापस आ जाओ। मैं तो हूँ ही बुरा लेकिन तुम तो अच्छी हो ना, मुझसे प्यार करती हो ना। मुझे माफ कर दो मेरी जान, मेरी तुम्हारी दूरी मुझे खोखला कर देगी। अगर अभी तुम ना मिली तो तुम्हारा आबिस मर जाएगा। उसकी तस्वीर को मसलसल चूमते हुए इस वक्त वो कोई दीवाना लग रहा था। उसको देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये एक मरीज है। हाँ, ये मरीज ही तो था, हिंजा में काल के इश्क का मरीज। इसको हिंजा में काल के इश्क की आ लगी थी जिसका इलाज सिर्फ इसका दीदार था। हिंजा को उससे दूर हुए 1 साल का अरसा हो चुका था। अपने एक्सीडेंट के 2 माह बाद ही उसकी टांग से प्लास्टर उतरा था। तब से कोई रात उसको सुकून की नींद मैसर ना हुई थी। हर दिन हर रात उस दुश्मन जान की कमी ने उसको रुलाया था। पाकिस्तान के हर कोने में उसने अपने हनी को ढूंढा था लेकिन उसने नहीं मिलना था और ना ही वो मिली थी। वो आज अपने बाप के मसलसल इकरार पर मीटिंग के लिए जर्मनी आया था। उसके हज्जर से इस मगरूर शहजादे के गुरूर को चुकना शुरू कर दिया था। यह हिज्जर कितना जानलेवा था, कोई आबिद सुल्तान से पूछता। अचानक ही कमरे की खामोशी को आबिद सुल्तान की सिसकियों की आवाज ने तोड़ा जो आज भी हिंजाम काल की याद में दर्द दर्द की आग छान रहा था। आज आप इसको जर्मनी आए हुए 2 दिन हो गए थे। वो किसी भी तरह से इस अजियत से जान छुड़ाना चाहता था जो सिर्फ हिंसा में काल की गुर्बत की दूर कर सकती थी जिसको खुद अपने हाथों से खो बैठा था। और अब पछतावे के अलावा कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। सारी जिंदगी दूसरों को अपने इशारों पर नचाने वाला आबिद सुल्तान बेबसी की दास्तान बना हुआ हिंसा में काल का सौंपा हुआ हिजर काट रहा था जो दिन ब दिन उसके सीने में बढ़ती हुई आग को ज्वाला बना रहे थे। हनी मेरी जान, प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। दर्द से दिल फट जाएगा। जानम, दुआ करो कहीं भी हो तुम्हारा आबिस तुम्हें ढूंढ ले, वरना मेरी मौत की हकीकत किसी को मालूम नहीं होगी। ये तुम्हारे आबिस का वादा है। बेसाता आबिस ने घड़ी की तरफ देखा। इस वक्त की नोयत का अंदाजा हुआ तो जल्दी फ्रेश होने चल दिया था। आबिस रेडियो को बाहर आया और कोट पहनकर ऑफिस के लिए निकला। इस वक्त वो ग्रे और ब्लैक टूथ फोर्ट पीच में अपनी शहाना चाल चलता हुआ किसी का दिल भी लुभा सकता था पर वो तो जैसे सारी दुनिया की खुशियां खुद पर हराम कर चुका था। आबिस ड्राइवर के दरवाजा खोलने पर गाड़ी में आ बैठा। आबिस और अहल आज एक डेलीगेशन से मीटिंग करने के लिए होटल पहुंचे। आबिस का कोई मूड नहीं था पर आहिल ने फोर्स करने पर वो मीटिंग अटेंड करने चला गया। हेलो मिस्टर आहिल एंड मिस्टर आबिस, आपसे मिलकर खुशी हुई। आइए मीटिंग शुरू की जाए।
वहां आबिस ने संजीदगी से मीटिंग मुकम्मल की और अपनी तजावीज़ पेश की। साबिर आबिस की जहानत के मुतरादिफ हुए थे। बहुत कम वक्त में आबिस ने अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाकर तरक्की की कई मनाजिल तय किए थे। आबिस के आइडियाज और प्रेजेंटेशन की वजह से डील आबिस की कंपनी को मिली थी। आहिल उसके लिए बेहद खुश था, पर आबिस का चेहरा हर तासर से आड़ी था। आज आबिस का पहला और आखिरी दिन था जर्मनी में। उन सब के बाद आबिस को दोबारा वहीं की हाक छाननी थी जहां उसने अपनी हनी को खोया था। वो दिन रात खुद को बस अपने बिजनेस में ही बिजी रखना चाहता था और अपनी हनी को ढूंढना था। वापस होटल की तरफ जाते हुए आबिस ने बेजारी से नजरें इधर उधर दौड़ाई। आबिस की नजर जो ही सड़क की तरफ पड़ी तो उसे लगा जैसे वक्त रुक सा गया हो। दिल की धक धक जैसे कान में सुनाई दी गई हो। उसे यूं मालूम हुआ जैसे सामने वह मौजूद फ्लैट के टायर्स पर हिंसा मौजूद हो। लेकिन उसे यह सब बस एक वहम मालूम हुआ था। जो हर बार की तरह उसे अपनी हनी की परछाई नजर आती थी, लेकिन उसके हाथ लगाते ही वो परछाई हवा में गायब हो जाती थी। लेकिन जैसे ही टायर पर मौजूद लड़की ने अपना चेहरा मुड़ा तो आबिस अपने ईद के मौजूद हर चीज साकत उतरी महसूस हुई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लगा था। सामने मौजूद हस्ती कोई और नहीं, उसकी हनी थी, हिंसा आबस। आबिस की रगों में खून की मांद गर्दिश करने वाली लड़की, जिसने पिछले वो 1 साल से हवार हो रहा था, वो मिली भी तो वहां जहां उसके महमद गुमान भी नहीं था। ड्राइवर गाड़ी रोको। आबिस के चलाने के अंदाज पर ड्राइवर को हुक्म दिया, जिस पर ड्राइवर ने हड़बड़ाई में गाड़ी को ब्रेक लगाई। क्या हुआ सर, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? ड्राइवर ने झिझकते हुए कहा तो आबिस जो दीवानावार हिंसा को देख रहा था सुरंग आंखों से ड्राइवर को घूरा। ये जो सामने कर रहा है उसके बारे में मुझे तमाम मालूमात हासिल करनी है और ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी भी तरह सिर्फ 1 घंटे में मुझे तमाम मालूमात दो। आबिस ने लहू के मान सुरभ आंखों से ड्राइवर को हुक्म दिया। जी जी सर, मैं अभी मालूम करता हूँ। ड्राइवर ने फौरन आबिस की तायद में सर इस बार में हिलाया था। मुझे यहाँ मौजूद पार्क में उतार दो और अगर आहिल मेरा पूछे तो कहना कि वो किसी दोस्त के पास गई है। आबिस की बात पर ड्राइवर ने दुरुस्ती में सर हिलाया था। आबिस घर से निकलकर फौरन वहां मौजूद एक गार्डन के बेंच पर बैठ गया, जहां से वो हिंदा मिकाल को आराम से देख सकता था। आबिस को इतनी दूर से भी अंदाजा हो चुका था हिंदा का चेहरा झट पड़ चुका है और चेहरे पर सदियों की थकान महसूस हुई थी। हिंसा पार्क में मौजूद बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। कितनी हवाई सी हिंसा की कि वो और उसका आबी एक नॉर्मल और खुशगवार जिंदगी गुजारे, लेकिन इस नन्ही सी जान को उसके आबी ने ना करदा गुनाहों की सजा दी थी। जिस मोहब्बत पर मान था सब चुकना चूर हुआ था, उसका दिल तोड़ दिया था और वो नाजुक जान इतनी कम उम्र में भी ये सब बर्दाश्त कर गई थी। लेकिन अब मजीद हिम्मत नहीं थी उसमें। काश अभी आप ऐसा ना करते तो हम आज एक खूबसूरत जिंदगी गुजारी होते अपने बच्चे के साथ। हिंजा की आंख से आंसू बहने लगे थे, जो पार्क में मौजूद आबिस के लिए एक तकलीफ दे मंजर था कि उसकी हनीफ से दूर होकर भी अजियत में मुतला थे। बहुत जल्द हनी तुम्हें अपने पास ले आऊंगा और अपनी हर गलती की माफी मांगूंगा, चाहे इस सब के लिए मुझे खुद को ही अजियत में मुतला करना पड़े। लेकिन मैं आप पीछे नहीं हटूंगा। तुम जो सजा दोगी वो सब मंजूर है। बस एक बार हनी मान जाओ, फिर कभी ये गलती नहीं करूंगा। आप इसने एक पुरअज़म के तहत हिंसा को देखकर कहा था, जो आप टायर से उठकर अंदर चली गई थी। अब आबिस को भी वहां खड़ा हुआ फजूल लगा, क्योंकि उसका सुकून तो अंदर चला गया था। आबिस को अहल की कॉल आई कि वो ऑफिस वापस आए कि कुछ पॉइंट्स का मुताला करना है। मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ।